नमस्कार, हाय हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, रात के 9 बज गए और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। अब देखिए, जब हम खबरों की शुरुआत करेंगे तो फिर खबरों के पीछे की खबरों को जानने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तैयार हैं महाविनाशक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। यूक्रेन को पहले झटके में ही घुटने पर लाने के लिए रूस ने तैनात कर दिया है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। ये एटम बम तो नहीं है, लेकिन एटम बम से कम भी नहीं है। इस टेंशन के बीच पुतिन और बाइडेन बात करने को तैयार हो गए। अब सवाल यह है कि क्या दोनों की बातचीत से शांति का कोई रास्ता निकलेगा, बताएंगे आपको। इसके अलावा कर्नाटक की बात करेंगे। वहां के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव है। सरकार का दावा है कि हिजाब विवाद से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं एक मंत्री के भड़काऊ बयान से मामले ने तूल पकड़ लिया है। तनाव के बीच शिमोगा में धारा 144 लगानी पड़ गई है। सवाल यह है कि क्या हिजाब पर हत्या भी होगी। अब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे चारा घोटाले की, जिसके सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 60 लाख का जुर्माना भी उन्हें भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है। आगे बढ़ेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां चौथे चरण में पहुंचा चुनाव प्रचार। अवध के रण में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी के दिग्गज नेता आज दमखम दिखा चुके हैं। समझेंगे बीजेपी की अपने मजबूत गढ़ में इस बार क्या तैयारी है, क्यों बीजेपी इतनी आक्रामक है अपने ही गढ़ में। लेकिन सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, और वो है वॉर का वारंट। यूक्रेन से जंग पर यूएस का नया दावा है। रूस जिन्हें मारेगा उनकी लिस्ट पहले से तैयार है। जी हां, यह दावा है। रूस यूक्रेन में टारगेट किलिंग करेगा। यूक्रेन पर कब्जे के बाद लोगों पर होंगे अत्याचार। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख को यह बताया है। इससे पहले नेटो ने भी ऐसी ही आशंका जाहिर की थी। रूसी सेना शांतिपूर्ण विरोध को खत्म करने के लिए घातक उपाय करेगी, यानी शांतिपूर्ण विरोध नहीं होने देगी, वो आक्रामक हो जाएगी। अब आइए आपको दिखाते हैं यूक्रेन की सरहद पर नजारा कितना खौफनाक है। देखिए और खुद समझिए कि वहां हालात क्या है। यूक्रेन और रूस की सरहद पर बर्फीली जमीन टैंकों के चलते आग सी तपने लगी है। भारी भरकम टैंकों के जमावड़े के सामने बर्फीले पहाड़ अपना वजूद खो चुके हैं। विशालकाय तोपें जब रौंदते हुए आगे बढ़ती हैं तो यूक्रेन और रूस की सरहद पर आसमान थर-थर कांपने लगता है। टैंकों के दरदरे लोहों के पट्टों के चलते जमीन की छाती छलनी हो रही है। राजधानी कीव की सड़कों पर दौड़ते टैंकों के शोर से यहां के लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। दोनों तरफ से जारी गोलाबारी में अब तक 2 सैनिक मारे जा चुके हैं और 4 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। युद्ध की आशंका के चलते महिला, बुजुर्ग और बच्चे घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। बर्फीले मैदानों पर वैसा ही नजारा है
जैसे कोरोना काल के समय भारत में प्रवासी मजदूर सड़कों पर सामान और बच्चों के साथ दिख रहे थे। इधर आम आदमी की जान सूख रही है और उधर वर्चस्व दिखाने की होड़ लगी है। बेलारूस और ब्लैक सी में मिसाइल और एटमी ताकतों का जबरदस्त अभ्यास चल रहा है। रविवार को सीमा के पास दौरा करने गए यूक्रेन के गृहमंत्री और पत्रकारों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ गया। इस बीच यूक्रेन ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में जाने वाले सभी चेकपोस्ट बंद कर दिए हैं। ये डर, ये खौफ, ये भयावह तस्वीरें देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश और वहां की सभ्यता कांप रही है। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश पुतिन के सामने नाक रगड़ रहे हैं। वक्त बीत जाए इससे पहले। Despite their claims, Russia's military build-up shows no signs of slowing. There is currently no evidence that their forces are withdrawing, and we need Russia to step back from the brink. They must take the path of अमेरिका भले ही रूस को प्रतिबंधों का डर दिखा रहा हो, भले ही चेतावनी पर चेतावनी जारी कर रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि युद्ध के नाम से उसके माथे से भी पसीना चू रहा है। तभी तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस खतरे को टालने के लिए कभी भी पुतिन से बात कर सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोप के तमाम बड़े नेता दिन रात एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्हें पता है कि ये जिद दुनिया की जान ले लेगी, ये सनक सारे संसार का सत्यानाश कर देगी। ये टक्कर इतनी भयावह होगी कि हजारों साल भी कम पड़ जाएंगे सभ्यता को फिर से जिंदा करने में। आखिर एटम बम के ढेर पर टिकी है रूस, यूक्रेन और नेटो देशों के बीच वर्चस्व की ये भयावह लड़ाई। वॉर के इस वारंट पर क्या कहते हैं हमारे रक्षा विशेषज्ञ, अब ये सुनिए। अमेरिका और नेटो रशिया के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो ने ये स्पष्ट किया है कि यदि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर कोई हमला किया जाता है तो अमेरिका और नेटो रशिया के विरुद्ध सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, और यदि नेटो टेरिटरी के ऊपर कोई हमला होता है तो ऐसे में अमेरिका और नेटो डायरेक्टली मिलिटरली रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। और जाहिर है कि वर्तमान समय में अमेरिका और नेटो यूक्रेन को भी मिलिटरली इक्विप कर रहे हैं। अमेरिका ने हाल के समय में यूक्रेन को $650 मिलियन की मिलिट्री एड प्रोवाइड कराई है। स्टिंजर और जेवलिन जैसी मिसाइल्स भी अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ नेटो देशों के द्वारा भी लगातार यूक्रेन को मिलिटरली इक्विप किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। रशिया और यूक्रेन का आपसी तनाव और बढ़ गया है। डॉनबास एरिया में जो रशिया सपोर्टेड सेपरेटिस्ट है, उन्होंने मोटर्स के द्वारा कुछ बम गिराए यूक्रेन की फोर्स के ऊपर, और यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की और उनके ऊपर भी मोटर बम गिराए। ऐसे में वहां पे जो है माहौल बहुत ही खराब हो गया है। अमेरिका का साफ तौर पे कहना है कि रशिया ने कोई भी ट्रुप्स को विड्रॉ नहीं किया, जब रशिया कह रहा है कि क्रिमिया से उन्होंने ट्रुप्स को वापस बुला लिया है। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि बजाय वापस बुलाने के उन्होंने 7,000 ट्रुप्स को और कॉन्सेंट्रेट कर दिया है।
इनिशियल जमावड़ा उनका तकरीबन 1 लाख था, ये अभी 1,30,000 से 1,40,000 तक हो गया है। और बड़े पैमाने पर रशिया ने अपने फाइटर्स को भी डिप्लॉय कर दिया है, अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस अपनी सेना को हमले के लिए तैयार कर चुका है। इस बीच ब्रिटिश रक्षा सूत्रों का दावा है कि रूस अपने हमले की शुरुआत फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से कर सकता है। आपको बता दें कि किस कदर तैयार है महाविनाशक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि हमले के लिए रूसी सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार है। हमले की शुरुआत फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से करेगा रूस। यह बॉम्ब एटम बॉम्ब के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर नाभिकीय बॉम्ब है। इस बॉम्ब के फटने से 44 टन TNT के बराबर विस्फोट होता है। रूसी राष्ट्रपति ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को गिराने को मंजूरी दे दी है, जो उनके दहशत पैदा करने की रणनीति का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा। इस महाविनाशक हथियार को फाइटर जेट से गिराया जा सकता है। यह बॉम्ब जो है बीच हवा में फटेगा और छोटे छोटे परमाणु बम की तरह तबाही मचाने के लिए बिखर जाएगा। हवा और ईंधन के मिलने से यह और भी भयानक हो जाता है, जैसे इसको हवा और ईंधन मिलता है। इस बॉम्ब को गिराने पर सुपरसोनिक लहर उठती है। इस बॉम्ब की ऊर्जा और गर्मी से इसका टारगेट में बदल जाता है। रूस ने 2007 में तैयार किया था फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। यह अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। मदर ऑफ ऑल बम फटने पर 11 टन ऊर्जा पैदा होती है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से अफगानिस्तान में 1000 फीट नीचे तक छेद हो गया था। सोचिए, 44 टन TNT के बराबर यह विस्फोटक यूक्रेन का क्या करेगा। लेकिन इससे रेडिएशन का खतरा नहीं होता। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार है। इससे बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे और टैंक तबाह हो जाएंगे, लेकिन इससे किसी तरह का रेडिएशन नहीं होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें क्या कहती हैं। इन तस्वीरों में रूसी सेना को यूक्रेन के पास बने लॉन्च पैड पर देखा गया। रूसी सेना के निर्माण पर नजर रखने वाली अमेरिका की मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने ये नई तस्वीरें जारी की हैं। इन नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा से सटे अपने हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। ये है सैटेलाइट तस्वीरों की डिटेल। देखिए, बेलगोरोड आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। इसके अलावा सोलोटी और वालुएकी में नए बख्तरबंद उपकरण और सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। हमने एरो के जरिए आपको ये दोनों ही पोस्ट दिखाई हैं। सैन्य तैयारी में तेजी से ये तस्वीरें अपना योगदान दे रही हैं और संकेत दे रही हैं। ये तस्वीर रूसी सेना की पहले देखी गई तैनाती के पैटर्न में बदलाव को भी दिखा रही हैं। पहले यहां सेना को तैनात किया गया था, जो अब यहां नहीं है। ये कल रात की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। यूक्रेन के सोलोटी में सैन्य गतिविधियां दिखाई दी हैं। ये देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में एरो मार्क देखिए। ये इन एरो मार्क्स पर जो जगह आपको दिखाई दे रही है, वहां आपको हलचल दिखाई देगी। ये स्टिल तस्वीरें हैं, लेकिन यहां पर आपको कैंप्स दिखाई देंगे, यहां तैयारी दिखाई देगी। यहां सेना की बड़ी तैनाती की गई थी, लेकिन अब यहां तैनात बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, यूक्रेन की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में रूसी शहर वालुएकी के पूर्व में कुछ उपकरण भी तैनात किए गए हैं। उनकी तैनाती यहां साफ देखी जा सकती है। बेलगोरोड के उत्तर पश्चिम में भी सेना की तैनाती की गई है। यह तैनाती यूक्रेन के साथ सीमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह फासला जो है, रूसी सेना की ओर से यूक्रेन पर हवाई हमले के संकेत मिले हैं। बॉर्डर पर सैनिकों, सैन्य वाहनों के साथ हेलीकॉप्टर्स की तैनाती भी की गई। आप इन तस्वीरों को अगर गौर से देखेंगे तो आपको जो मैं कह रहा हूं तस्वीरों में साफ नजर आएगा। अब देखिए, यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ रहा है और सुरक्षा की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। करीब 20,000 भारतीय इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, जिनमें कई छात्र भी हैं। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और यूक्रेन में भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में है। इस बीच कीव स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों और भारतीय नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। 20,000 भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं, जो वहां बसे हुए हैं, अब उनकी चिंता सबसे अहम है। We take on board
the developments that are happening, as well as our assessment of how we can assist our citizens who are there. So I would say our focus is and remains on Indian citizens, Indian students, Indian nationals, rather than anything larger than that, and in terms of what we need to do to ensure that they are safe and they are provided the information that we have. यूक्रेन छोड़ने की भारत सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद यूक्रेन में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता चिंता में पड़ गए हैं। जाहिर सी बात है, जरा उनकी पीड़ा सुनिए। वहाँ तो मेजर अभी है, तो चिंतित तो होना लाजमी है। अभी चिंतित तो हम लोग भी हैं, लेकिन बस एक है कि बातचीत हो जाता है तो वो थोड़ा संतुष्टि मिलता है। जी, कल बातचीत हुई है, बोले कि हम ठीक है अभी। नहीं, आने के लिए कोई अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब तक प्रशासन व्यवस्था करके नहीं देगा तब तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना। क्या उनसे बात करने पर क्या लगा, मतलब वो क्या बता रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? डरा हुआ है अभी तो। भारतीय दूतावास हाँ, कांटेक्ट में है, वो कांटेक्ट में है। आप लोग कोई बातचीत नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। मेरा बच्चा और बच्ची यूक्रेन में पढ़ते हैं। दोनों 1 साल और 2 साल के छात्र हैं और अभी थोड़ा मुश्किल है। इस मुश्किल में बच्चे लोग और हम लोग सब बातचीत कर रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, मदद करें और आगे जो हो उसके लिए तैयार रहें। क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। कुछ खबरें और खबरों के पीछे की खबर लेकर एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस आ रहे हैं। हिजाब पर हंगामा तो था, क्या अब हत्या होगी? हम कैसा समाज बन रहे हैं? देश को कहां ले जा रहे हैं? कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब हिंसक होता जा रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद अब हिजाब विवाद एक अलग मोड़ लेता जा रहा है। शिवमोगा में रविवार की रात बजरंग दल के 26 साल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हर्षा ने हिजाब के विरोध में प्रदर्शन किया था और इसके विरोध में फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर सुनवाई फिर शुरू हो गई है। उधर हिजाब पर सियासत जारी है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं जायरा वसीम ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक विकल्प नहीं है बल्कि एक दायित्व है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्लासरूम से हुई हिजाब की शुरुआत की बहस जो है अब कहां जा रही है? हिजाब पर हंगामा तो था, अब हत्या भी हो गई। हिजाब पर क्या अब हत्या भी होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये लड़ाई, ये बहस आखिर अब क्या रूप लेती जा रही है। कर्नाटक के मंत्री S ईश्वरप्पा ने हर्षा की हत्या पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि इसके पीछे मुस्लिम गुंडों का हाथ है। ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದವರು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಇನ್ನೂ ಈ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. हिजाब विवाद पर सियासत भी जारी है। आइए अब आपको सुनाते हैं MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और VHP के प्रवक्ता विनोद बंसल इस पर क्या कह रहे हैं। गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा।
तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं तुम्हारा कैदी हूँ? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर बैठ जाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे ऊपर पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम ज्यादा झुकाएंगे तो अपने गरीब के आगे विचारों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखने से ये इस्लामिक जिहादियों के हत्थे कितने और हिंदू युवक युवतियां चढ़ेंगी। आप देखिए कि ये जो घटना है कोई अचानक नहीं हुई। इस हादसा को पहले भी कई बार अनेक बार जो है इसको लाइव थ्रेट मिले हैं और उसके बारे में पुलिस को शासन प्रशासन को इन्फॉर्म भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ से कोई कार्रवाई न होना ये बहुत बड़ा एक संकेत करता है। और ये जो जिस तरह से पहले भी इन्होंने PFI और SDPI के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो वो किसी तरह से बच निकले थे। एक के बाद एक संपूर्ण देश में हिंदू युवक युवतियों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। हर्षा की हत्या के बाद शिमोगा में तनाव अपने चरम पर है। गुस्साए लोगों ने शहर में कई इलाकों में आग लगा दी है तो कहीं पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। शहर के कई इलाकों में भीड़ ने पथराव भी किया है। लोगों का गुस्सा पूरे उफान पर है। शहर में गुस्साई भीड़ जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। तनाव को काबू में करने के लिए पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन हालात काबू से बाहर हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। उस पर नेताओं के भड़काऊ बयान आग में घी का काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर पुलिस को तनाव पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। देखिए कैसे शिमोगा शहर जल रहा है। ये 6 तस्वीरें, तोड़फोड़, गुस्सा, आगजनी, विरोध प्रदर्शन और आग बुझाती पुलिस की तस्वीरें। पुलिस का पहरा किस कदर मुस्तैद है ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हर्षा की हत्या पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। Investigation has been started. There are some clues and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. हमारे संवाददाता है समीर राजू इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं बेंगलोर से हमारे साथ। आपसे जानना चाहेंगे समीर की क्या अभी का अपडेट है, अभी क्या स्थिति है, मौजूदा हालात क्या हैं? क्योंकि अब तक हमने ये सुना है कि वहां हिंसक वारदातें बढ़ती जा रही हैं, पुलिस की मशक्कत, पुलिस की मुस्तैदी वहां पर देखने को मिल रही है। अभी का ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आप जैसे बता रहे हैं, कल रात को करीब 9 बजे के आसपास बजरंग दल की कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी, जिसमें हमें पता चल रहा है कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने साफ साफ बताया कि 3 से 6 लोग इस हत्या में शामिल है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये भी बताया है कि आने वाले कुछ घंटों में भी इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए। और एक तरफ से आप देख सकते हो कि शिवमोगा में जहां ये हत्या हुई थी उधर 1200 से ज्यादा पुलिस ऑफिशियल्स भी लगाया जा रहा है। और एक तरफ से 5 में से 3 लोग को पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया और एक तरफ इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है उन लोग 3 लोग से, और बाकी 2 लोग भी जल्दी पकड़ जाएंगे। तो यही कर्नाटक के गृह मंत्री अग्रा ज्ञानदर बता रहे हैं। तो एक तरफ से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह भी बताया है कि पीस और लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट में रहेगा। और एक बीजेपी मिनिस्टर ने ये भी बताया कि इस हत्या के पीछे में कुछ मुस्लिम गुंडे के भी हाथ है। तो ईश्वरप्पा ने भी ये भी बताया कि कुछ मुस्लिम गुंडे के भी हाथ हो सकता है पीछे। तो एक तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है और एक तरफ से कर्नाटक के 2 दिन छुट्टी भी दिया हुआ है स्कूल और कॉलेज की कुछ इलाकों में। अब समीर राजू, हत्या हुई है, हत्या हिजाब विवाद को लेकर के लिखी गई फेसबुक पोस्ट की वजह से हुई है, इसके पीछे कोई और वजह है तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये जो नेता वहां के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इससे तो ये आग में घी का काम हो रहा है। ये आग बुझेगी कैसे? ये भी तो दिक्कत है कि नेता अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, अभी आप देख सकते हो कि कर्नाटक गृह मंत्री ने साफ साफ बताया कि 1200 से 1300 पुलिस ऑफिशियल्स शिवमोगा में डिप्लॉय किया जा रहा है एक तरफ से, और एक तरफ से उन्होंने ये भी बताया कि ये कुछ मुस्लिम लोगों के बीच में हाथ है, जैसा नाम वो अभी पीस एंड हार्मनी डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जैसे हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ दिन हुआ। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल हाथ है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और एक तरफ से कर्नाटक के पुलिस ने ये भी बताया है कि 3 लोग को गिरफ्तारी किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है, और बाकी 2 लोग 3 लोग जिसको इसमें शामिल है उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा।
चलिए समीर राजू हमारे साथ बने रहिएगा आप, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच हम दर्शकों को ये बता दें कि हिजाब मामले में हुई हत्या को लेकर के कर्नाटक के पूर्व सीएम एस येदियुरप्पा और कुमारस्वामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, सुनिए। Followed in this. And already our Home Minister given the statement they are going to arrest culprits and will condemn this incident, and such things should not be happened anywhere in the state. So we will take appropriate decision, action as early as possible. Last week, when this Karavali issue started, on that day itself I predicted. Ultimately, this kind of development will going to take place. At last, yesterday we have seen a death of a boy, poor man boy, poor family. This is their achievement. Both Congress and BJP, I think, instead of showing pity on them, they can enjoy now. They achieved to destabilize the peace of this state, according to me. Both Congress and BJP, they want this kind of incidents. Sir, what is this day? Murder has taken place. One, who is that Harsha, is murdered. So according to the TV, according to the newspaper, TV, the youngster has been murdered by 6 people. Now, I condemn this murder because we believe in non-violence. We believe in non-violence. Congress party is for non-violence. Whoever there as accused persons in this murder case, they must be booked, they must be immediately secured, and they must be punished. Congress party condemns the murder. The law should take its own course. I don't see any political angle in this. Already the Home Minister has given a statement about the whereabouts, the background and everything. We want a clear investigation to be done on this. Whoever the culprit is, action has to be taken. So even the justice has to be given to the family. This is what I could say. और आइए अब आपको बताते हैं हिजाब की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ। ये है कर्नाटक हिजाब विवाद में अपडेट जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि हिजाब बैन नहीं किया है। सरकार ने बताया कि तय यूनिफॉर्म पहनने को कहा गया। हिजाब विवाद को लेकर के हाईकोर्ट में जोरदार बहस हुई। मामले पर फैसला सोमवार को भी नहीं हो सका। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है। सीजे ने पूछा कि क्या हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है। एजी ने कहा कि सरकार इसे संस्थानों पर छोड़ देती है। अब मामले की अगली सुनवाई कल होगी, यानी मंगलवार को होगी। यह समीर राजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर राजू, अब सवाल यह उठता है कि अपनी अपनी दलीलें दोनों ही पक्ष की तरफ से हैं और कोर्ट में सुनवाई, एक दिन में कोई फैसला नहीं होता। अब कल फिर सुनवाई होगी इस मामले में। कल क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पिछले 7 दिन से लार्जर बेंच में हिजाब के मामले को डिस्कस किया जा रहा है। एक तरफ से चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि आने वाले कुछ दिनों में ये पूरा मामला जो है डिस्कस किया गया। अभी आप देख सकते हो कि 7 पिटिशनर में अपना जजमेंट भी दे दिया है और एक तरफ से उनका आर्ग्यूमेंट भी दिया हुआ है। तो एक तरफ से अभी गवर्नमेंट काउंसिल एडवोकेट जनरल जो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे हैं वो भी अपने पॉइंट्स को रखते हैं। तो अभी तक ये मामला अभी कंटिन्यूस हो रहा है। आर्ग्यूमेंट चल रही है, पिछले 7 दिन से भी आर्ग्यूमेंट चलते आ रही है। और एक तरफ से क्या पता चल रहा है, तो चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि यूनिफॉर्म प्रिस्क्रिप्शन कोड जो होता है सब स्कूल्स के लिए एक साथ जो दिया होता है वो अभी तक कर्नाटक में दिया नहीं है। तो अभी उसके लिए भी बातचीत चल रही है। तो एक तरफ से आप देख सकते हो कि पिछले 2 दिन पहले एक तरफ से बिंदी और बैंगल्स को लेकर भी बात हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि उस चीज को नोट किया जा रहा है एक तरफ से। और एक तरफ से हेड स्कार्फ जो है सेम कलर देने के लिए भी अनुमति किया जा रहा है एक तरफ से पिटिशनर्स के साइड से। और अभी तक पूरा नया जजमेंट आने का भी अभी बाकी है कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से।
आप नजर बनाए रखिएगा। ये समीर राजू, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। देखिए, चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। लालू को 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सजा का ऐलान किया। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लालू समेत 40 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। वकीलों का कहना है कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है, इसीलिए लालू को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें, डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। ये 1990-92 के वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। सीबीआई ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉर्मूला तैयार किया। 400 सांड को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें। ये पूरे मामले का सबसे आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाला पहलू भी था, जिस पर आपको हंसी भी आ सकती है और गुस्सा भी। लालू ने क्या आर्गुमेंट में कुछ रिलैक्सेशन की मांग की थी? देखिए, ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था। तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है, उनको सेंटेंस सुना दिया गया है। 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा? नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। सजा के ऐलान के बाद लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आया है। आपको बता दें, ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा है, यहां आप देख पाएंगे। उन्होंने लिखा है कि मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वो हरा नहीं सकते, इसीलिए साजिशों में फंसाते। कोर्ट का फैसला है, लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है, लेकिन उसके बाद वो लिखते हैं कि न डरा न झुका, सदा लड़ा हूं और लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को न समझ में आया है और न आएगा। ये लालू प्रसाद यादव के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। यहीं पर खत्म नहीं होता है, आगे वो लिखते हैं कि अन्याय, असमानता से, तानाशाही, जुल्मी सत्ता से लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा। डालकर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। ये लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया कि आज जो है सजा सुनाया जाएगा और सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है वो सुनाया है। अदालत के फैसले पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि हमने पूर्व में भी ये बोला था कि जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए। और लालू जी लगातार शुरुआत के दौर से ही जो भी अदालत का निर्णय रहा है वो आदेश को उन्होंने माना है। अब बात रही लालू जी की सजा को लेकर के, तो इसको लेकर के हमने पहले भी कहा कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। सजा के ऐलान के बाद बीजेपी ने लालू यादव पर तंज कसा है, सुनिए। पूरी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। अनुसंधान के आलोक में न्यायिक निर्णय होता है। न्यायिक निर्णय देने वाले लोग अनुसंधान नहीं करते, हम तो न्यायिक निर्णय का सम्मान करते हैं। देश में जो संवैधानिक ढांचाएं हैं उसका सम्मान करना हर का कर्तव्य है। पर मेरा सवाल सीधा है कि अनुसंधान एजेंसियां ने
जिस तरह से अधीनता स्वीकार की, दबाव स्वीकार की और अलग अलग मामलों में एक ही मामले में अलग अलग करके खंड खंड करके जिस तरह से अनुसंधान किया, हम ये नहीं कह सकते। सबको पता है देश का जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 है, उसको जो लोग दिखता है तो कहीं न कहीं इसमें जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, फिर भी हम सम्मान करते हैं। हम ऊपरी अदालत में जाएंगे और खुले हैं दरवाजे और न्यायालय पर भरोसा है। क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। लेकिन जागते रहो में अगर आप समय देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज के एडिशन का वक्त खत्म हो चुका है, इसे यहीं खत्म करना होगा। लेकिन आप वादा कीजिए कि अपना बहुत 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 ख्याल रखेंगे। इसी वादे के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।